हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। मेंस के हमारे प्रिपरेशन की सीरीज में पेपर 7 GS 5 के आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड CRPC। भारतीय संविधान एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत महिलाओं को क्या क्या शक्तियां या उनके जो जो उपबंध हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनकी बात हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी जानते होंगे कि महिलाओं को भारत के संविधान के तहत और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत बहुत सारे जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात कही गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन्हीं प्रावधानों की। इसके पहले एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप मेंस की कोई आंसर राइटिंग करते हैं या फिर इसी टॉपिक पर जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं उस पर आपको कोई ऐसे लिखने को यदि आता है, तो मेरा ये सुझाव है और ये सभी एक्सपर्ट्स के भी सुझाव रहते हैं कि आप अपने आंसर या ऐसे की शुरुआत किसी एक ऐसे कोटिंग से करिए जहाँ से आपको आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव लगे। तो इसी विषय में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आपको महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण या ऐसा कोई भी ऐसे आता है या मेंस आंसर राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव आंसर आते हैं, तो वहाँ पर आप मनुस्मृति में वर्णित एक श्लोक को आप लिख सकते हैं। आप सभी ने सुना भी होगा इसे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्राः फलाः क्रिया। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ पर उनका अपमान होता है वहाँ सभी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। इस तरह से आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की, जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान जो है वो सामाजिक अवधारणा की लोकहित भावना को अपने में आत्मसात किए हुए है। इसका मूल उद्देश्य जो है वो आप सभी को पता है, निर्धनता, अज्ञानता एवं असमानता का निवारण करना है। तो भारतीय संविधान की यदि हम भाग 3 की बात करें, भाग 3 आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसे, जो कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की बात करता है। वहां से हम चर्चा को आरंभ करेंगे और पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की, अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में महिलाओं के समानता की बात की है, इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर वुमेन। उसमें तो अगर आप देखें तो ऑल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो वहां पर आपको महिलाएं भी वहां दिख जाएंगी। भाग 3 में जो प्रावधान है, तो समता के जो अधिकार का मूल नियम है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तात्पर्य यह है कि विधि सभी के साथ, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या तृतीय लिंग का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ समान व्यवहार करती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। 15 यहाँ पर जो है ये प्रावधान करता है कि राज्य, स्टेट जो होगा वह किसी से विभेद नहीं करेगा उनके जाति, उनके धर्म, उनके लिंग के आधार पर, उनके जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से कोई भी, इन सभी के किसी भी आधारों पर राज्य जो है वो कोई भी विभेद नहीं करेगा। तो इसकी जो व्याख्या है वह 15(1) में दी गई है और 15(3) के तहत ये प्रावधान है कि राज्य है वो किसी भी विशेष प्रावधान बना सकता है महिलाओं से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड। तो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं, तो वो सारे प्रावधान जो है राज्य 15(3) के तहत बना सकता है। तो 15(3) और 15(1) आपको यहाँ याद रखना है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 जो कहता है वो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता में यहाँ पर भी कोई भी जो राज्य है वह किसी भी लिंग के आधार पर या अवसर जो है वो समान अवसर सभी को देना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 16 हमें यहाँ बताता है। अब हम बात करेंगे इसी के तहत कि एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा के जो केस हुआ था, नरगिस मिर्जा, वहाँ पर ये उपबंध जो है वह उसकी पुष्टि की गई है। अनुच्छेद 16 जो हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि इस केस के तहत की गई है भारतीय संविधान में, नरगिस मिर्जा केस। ठीक है, ये आप कोट वहां कर सकते हैं। इस टाइप के यदि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर को लिखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर लगेगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39A और 39D की। इसके अलावा भी आप पार्ट 3 में ही, हम अभी 39 तो पार्ट 4 में चले गए, बट पार्ट 3 में भी आप आर्टिकल 21 को कोट कर सकते हैं। आर्टिकल 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको बताता है, उसमें निजता का अधिकार,
दिया गया है, उसमें भोजन का अधिकार इत्यादि दिया गया है, वहाँ से भी आप उसको अपने आंसर को लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कितने शब्दों में आंसर पूछा गया है, तो आप शब्द के हिसाब से अपने आंसर को घटा या बढ़ाकर लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे भाग 4 की, पार्ट 4, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को बताते हैं। वहां पर हम चलेंगे 39A आर्टिकल में, और वहां पर कहा गया है कि राज्य जो है अपनी नीतियों को बनाते समय महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर के अधिकार को दे, और जिससे उन्हें जो लाइवलीहुड है, जो उनके आप बोल सकते हैं आजीविका है, उसके साधन को उपलब्ध कराए। ठीक है, एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये यहाँ लिखा गया है। देन हम बात करेंगे 39D की, 39 घ बोलिए आप इसे, तो 39 घ में ये लिखा हुआ है 39D में कि समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो। इसको सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अब हम अगर आ जाते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 42 में, आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 में, तो राज्य को यह राज्य के द्वारा यह प्रावधान किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए कि जो न्याय जो कार्य की, ठीक है, कार्य क्षेत्र की जो वर्क प्लेस है, उसकी जो न्यायगत और उचित व्यवस्था, उचित स्थितियों की व्यवस्था की जानी चाहिए फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। ठीक है, एंड ऑल्सो द मैटरनिटी रिलीफ, प्रसूति सहायता की भी बात यहाँ की गई है। आप सभी को पता होगा कि 6 माह की छुट्टी, ठीक है, महिलाओं को दी जाती है प्रसूति के लिए, और केवल दो चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, 2 ही बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया है। ठीक, तो प्रसूति सहायता, जिसे आप छत्तीसगढ़ी में छवारी छुट्टी भी कहते हैं, तो वहां पर यह प्रावधान इसी के तहत अनुच्छेद 42 के तहत कर सकता है, राज्य को यह अधिकार दिया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 46 की, तो अनुच्छेद 46 जो है वह ये बोलता है कि राज्य जो है वो किसी विशेष स्पेशल केयर देगा। ठीक है, विशेष उनके जो है केयर करेगा, किनको, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, कमजोर वर्ग है। ठीक है, कमजोर वर्ग अगर आप बोले वीकर सेक्शन की बात की, तो वहां उनके लिए स्पेशल केयर करना चाहिए, ऐसा उनको प्रमोट करने का जो राज्य को निर्देश दिया गया है। ठीक है, जिससे उनको क्या हो सके, सोशल जस्टिस, इनजस्टिस को दूर कर सके। ठीक है, उनसे यदि ऐसा कोई उनके सामाजिक कोई भी उन्हें प्रताड़ना हो रही है या सामाजिक बहिष्कार वगैरह हो रहा है, तो उससे उनको संरक्षण प्राप्त हो सके, और एक्सप्लॉयटेशन से, सभी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से उनका क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, ये आर्टिकल 46 बोलता है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे अब हमारे भाग 4A की। आप सभी को पता है आर्टिकल 51A, जो कि आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य में 51AE में ये कहा गया है कि जो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ कोट कर सकते हैं, 42nd अमेंडमेंट, ये तो सब आपने संविधान में पढ़ा ही होगा। तो वहाँ पर लिखा गया है कि भारत में सभी लोगों के समानता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, और जो धर्म, भाषा या प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को दूर करें, और ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, टू प्रोटेक्ट विच इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी महिलाओं के लिए बात कही गई है। और 243D3 और 243T3 में भी कहा गया है कि जो महिला हैं, ST SC हैं, ठीक है, उनके लिए जो है सीट्स का रिजर्वेशन की बात कही गई है। ठीक है, सीट रिजर्वेशन मतलब उनके पद में आरक्षण की बात कही गई है। ये कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 243, 243D और 243T3। आपको पता होगा 243 जो अनुच्छेद है वो भाग 9 है आपका, जो कि पंचायत है, और 9 का A है जो कि म्युनिसिपैलिटी है, नगर जो नगरीय निकाय है, सॉरी, वहाँ की बात ये कर रहा है। तो वहाँ पर भी महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। तो ये सारे प्रावधान आपको दिखते हैं भारतीय संविधान में कि आपको महिलाओं के लिए जो भी उपबंध किए गए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दंड प्रक्रिया संहिता की, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके एक ऐसा फ्लोचार्ट बनाया है, इस तरह से भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यदि आपको कम शब्दों में लिखना हो, सपोज आपको 8 नंबर के क्वेश्चन आए और आपको लग रहा है कि वहाँ पर अगर आप
टेक्स्ट में लिखेंगे मतलब लाइन के फॉर्म में लिखेंगे, शब्दों में या पैराग्राफ में, तो आपकी जो स्पेस है वो कम होगी। उसके लिए मैंने आपको इस तरह से भी सजेस्ट किया है कि आप ऐसे भी अपने आंसर को प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा ये एक प्रेजेंटेशन है। तो विक्टिम का राइट, जो कि जो पीड़ित है उसके क्या क्या अधिकार है, हम एक एक करके इसको भी देखेंगे। सबसे पहले राइट टू फ्री लीगल एड, उन्हें विधिक सहायता का अधिकार है, मुफ्त विधिक सहायता, ठीक है, मुफ्त में विधिक सहायता उसको मिलनी चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि सेक्शन 164, ये हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, तो पुलिस को जो कि उनके प्राइवेसी है, ठीक है, निजता है, तो पुलिस जो है वो बिना विक्टिम को, मतलब बिना जो शिकार है, जो पीड़ित है, उसको उनकी निजता को बिना हनन किए उसको क्या कर सकता है, उसको नहीं करना चाहिए, मतलब प्राइवेसी को उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप हिंदी जो है वो थोड़ा सा मेरा मीडियम नहीं है हिंदी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा हिंदी के जो लोग हैं, हिंदी वाले जो हैं, वो थोड़ा समझ कर इसको अपने आंसर में लिखिएगा। मैं आपको ज़्यादा हिंदी में नहीं बता पाता क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, फिर भी मैं बहुत ट्राई करता हूँ। देन नेक्स्ट हम बात करें राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी सेक्शन, वो जो आर्टिकल 228A है, ठीक है, सीआरपीसी का, वो बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी सेक्शन, ठीक है, कॉन्फिडेंस, कुछ जो बातें गोपनीय हैं उनके बारे में बात करता है। देन आर्टिकल सेक्शन 53(2), ये हम देखेंगे सीआरपीसी का, वो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है बाय फीमेल प्रैक्टिशनर। जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा विक्टिम का, वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो एक महिला प्रैक्टिशनर के द्वारा ही संपादित किया जाएगा। 53(2) सेक्शन आपको ये बताता है। देन हम बात करेंगे कि राइट टू जीरो FIR केस, ठीक है, इट इज बियॉन्ड जुरिडिक्शन, द ऑफिसर रजिस्टर्स द FIR अंडर नंबर 00 एंड सेंड्स इट टू द पुलिस स्टेशन। ये जो 0 FIR का जो अधिकार है वो यहाँ उन्हें दिया गया है विक्टिम को, ठीक है। फिर हम बात करें कि डिलेड कंप्लेंट्स की, जो कि शिकायत है उसमें अगर कोई डिले होता है तो पुलिस जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता रजिस्टर करने के लिए FIR, और इफ ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन इलैप्स्ड सिंस अ इंसिडेंट, यदि घटना को हुए कुछ समय हो चुका है, ठीक है, कोई निर्धारित समय हो चुका है, जिसके बाद भी यदि कोई घटना पुलिस के सामने आती है, ठीक है, डिलेड कंप्लेन है यदि, तो भी पुलिस उस पर FIR करने से इनकार नहीं कर सकता। ये सारे अधिकार जो हैं वो विक्टिम के राइट्स हम बात कर रहे हैं। और लास्ट में यदि हम देखें तो वुमेन कांट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। सेक्शन 160 बोलता है कि महिलाओं को पुलिस थाने में उपस्थित होने के लिए इंटरोगेशन के लिए बुलाया नहीं जा सकता। तो ये सारे प्रावधान हैं एक पीड़ित के लिए जो कि हमारे सीआरपीसी में गिवन है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट वाइज और एक ऐसा पिक्टोरियल जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देन हम चलेंगे हमारे एक्यूज्ड राइट पर, जो अभियुक्त बनाया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है, उसके क्या क्या अधिकार है वो हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि अरेस्टेड हैज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू ऑफ बेल विच हैज बीन मेड। सेक्शन 50 कहता है कि गिरफ्तारी के खिलाफ उसे क्या करना चाहिए, उसका जो आधार है उसे बताना पड़ेगा। गिरफ्तारी के खिलाफ जो उसका आधार है वह उसे बताना जरूरी है, और बेल के लिए जो है उसको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसमें कुछ जो आपके बोल सकते हैं आप अपराध हैं वो इसके अधीन नहीं आते, बट मोस्ट ऑफ द जो इन जनरल अगर हम बात करें तो ये अधिकार उन्हें प्राप्त है। फिर सेक्शन 46(4) ये बोलता है कि कोई भी महिला को, ठीक है, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले, सनराइज और सनसेट, ये दो ऐसे समय बताए गए हैं जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है, 46(4) बोलता है। देन मैन हैंडलिंग एंड हैंडकफिंग इलीगल, मतलब किसी भी महिला को आप पुरुष के द्वारा हैंडल नहीं करेंगे। यदि महिला अभियुक्त है तो उसे महिला पुलिस जो है बेल उन्हीं के द्वारा ही ले जाया या लाया जाएगा। और दूसरा चीज, उनके हथकड़ी नहीं लगानी है, उन्हें हैंडकफिंग के लिए वो प्रावधान नहीं किया गया है, सेक्शन 49 में बोलता है। देन हम चलेंगे सेक्शन 56 में। सेक्शन 56 बोलता है कि बिना किसी देर किए, बिना किसी डिले के उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। हालांकि तो ये सभी के लिए अधिकार है, बट वहाँ 56 में ये स्पेसिफाई किया गया है। और 51(2) सेक्शन 51(2) ये बोलता है कि जो महिलाएं हैं, यदि कोई अभियुक्त है महिला, उसका यदि सर्च करना है, ठीक है, उसकी तलाशी लेनी है, तो वो एक वुमेन कांस्टेबल ही ले सकेगी, लेडी कांस्टेबल ही उसके लिए लीगल मानी जाएगी, ठीक है। फिर राइट टू बेल का अधिकार दिया गया है 50B के तहत, और राइट टू इन्फॉर्म द रिलेटिव और फ्रेंड्स, ये 50A में कहा गया है, उनके किसी दोस्त या उनके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करने का भी अधिकार उसे होता है। तो एक्यूज्ड के राइट्स हम यहाँ देखते हैं कि अभियुक्त के क्या क्या अधिकार
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में गिवन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला के खासकर जो क्वेश्चन आता है वो आपको वीकर सेक्शन से बहुत पूछता है, चाहे वह एसटी एससी हो, चाहे वह वुमेन हो, चाहे वह चिल्ड्रन हो। इतने 3 टॉपिक को तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन तीनों टॉपिक्स को बिल्कुल से देखना ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध इसके अलावा क्या क्या काम हुए हैं। हो सकता है आपको वो भी कभी पूछा जाए या आप अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए उनका जिक्र वहाँ कर सकते हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, यूएन का क्या है, डिक्लेरेशन है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा है। ये कब हुई थी? 1993 में हुई थी। ठीक है, इसके क्या कहा गया है? तो इसके तहत यह कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा ऐतिहासिक रूप से स्त्री पुरुष के बीच असमान शांति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जो पुरुषों द्वारा महिलाओं पर शासन करने की, उनके प्रति भेदभाव करने व उनके प्रगति को रोकने की ओर ले जाती है। तो महिलाओं के जो हिंसा होती है, ऐसे सामाजिक प्रथा उसमें बतलाया गया है जो महिलाओं को पुरुष के अधीन रहने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसे मुद्दे इसमें स्पेसिफाई किए गए हैं जहां पर कि महिलाओं को क्या किया जाता है, हिंसा के तहत पीड़ित किया जाता है। तो उनको उछालने का या उनको उजागर करने का काम कौन करता है? यूएन की घोषणा में ऐसे बातें आपको मिलेंगी। ठीक है, इसी के तहत 1995 में बीजिंग घोषणा भी हुई, बीजिंग डिक्लेरेशन जिसे आप बोलते हैं, बीजिंग डिक्लेरेशन। तो बीजिंग डिक्लेरेशन में भी इसी तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने और समाप्त करने के तरीके अपनाए जाने चाहिए। फिर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारणों व परिणामों का अध्ययन करना चाहिए और निवारक उपायों के प्रभावों को भी देखना चाहिए। ठीक है, तो ये बीजिंग घोषणा आपको यहाँ कोट कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद की, जो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये एक वाद हुआ था और यह वाद जो है वो 1997 का मामला है। इस मामले में जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला था, उसके कारण यौन उत्पीड़न को पहली बार स्पष्ट और कानूनी रूप में अमान्य किया गया, जो इनके खिलाफ यह कानून बनाया गया, आप बोल सकते हैं। तो पहली बार जो है वो यौन उत्पीड़न को यहाँ पर कानून के रूप में बनाया गया। ठीक है, मतलब यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो है एक विस्तृत चर्चा की गई है इस विवाद में, इस जो हुआ था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस मामले में ये विशेषता रही कि यौन उत्पीड़न को एक अलग गैर कानूनी व्यवहार माना गया और अस्वागत योग्य व्यवहार यौन उत्पीड़न का मुख्य कारक है। इस तरह के जो स्टेटमेंट जो कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे जो है डायरेक्टिव्स दिए गए हैं किनको, तो कोई भी हो, चाहे वह गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे वह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वह कम्युनिटी का कोई इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, इन सारी जगहों पर क्या बनाई जानी चाहिए? एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, जिसे विशाखा कमेटी का नाम दिया गया है। और इस विशाखा कमेटी को क्या होना चाहिए? तो महिला सुरक्षा, कहाँ पर? वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस कमेटी को फॉर्मेशन होना चाहिए। यदि किसी महिला के या तो निजता पर या ऐसा कोई उत्पीड़न का मामला आता है या फिर यौन उत्पीड़न के भी मामले आते हैं, तो वो सारे मामले इस कमेटी के द्वारा क्या होने चाहिए? संज्ञान में लेकर के उस पर कार्यवाही उचित होनी चाहिए। इस टाइप के डायरेक्टिव्स जो है वो सभी संस्थानों को दिए गए हैं इस विवाद के, या इस आप बोल सकते हैं कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले के बाद में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आप सभी को यहाँ एग्जाम्पल जरूर कोट करना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे, जो ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देते उनसे। मेंस आंसर राइटिंग पर भी हम एक वीडियो जल्द ही आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं कि मेंस के आंसर को आपको किस तरह से लिखना है। मेंस आंसर राइटिंग से मेरा मतलब है कि मार्क्स के हिसाब से आप अपने आंसर को बढ़ाना या घटाना कैसे करें, इस टाइप के आपको गाइडलाइन कुछ एक वीडियो में हम देंगे। बहुत ही जल्द ये वीडियो आने का है, तो आप सभी चैनल पर बने रहिए। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियोज़ को, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के पेपर 7 के पार्ट 1 के
नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।